नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में बेहद चर्चित मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और इसका संबंध किस क्षेत्र से है, किस कॉन्टेक्स्ट में है, इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर्स और राजस्थान सरकार के बीच में एक रसाकसी हो गई है और ये रसाकसी हो गई है किस मामले को लेकर करके, तो हेल्थ के मामले को लेकर करके, स्वास्थ्य के विषय को लेकर करके। और यह स्वास्थ्य से संबंधित कौन सा विषय है? यह विषय है कि भाई स्वास्थ्य का अधिकार से संबंधित एक विधेयक पारित किया गया है राजस्थान सरकार में, और इसी विधेयक के पारित होने के बाद चिकित्सकों और राज्य सरकारों के बीच में तनातनी का माहौल सामने आ गया। अब आपके मन में यह सवाल उठना वाजिब है कि सर, स्वास्थ्य को लेकर करके जब विधेयक राज्य सरकार पारित कर रही तो इससे चिकित्सकों को क्या दिक्कत हो रही है? ये तो अच्छी बात है कि भाई चलो स्वास्थ्य और बेहतर हो सकता है। हाँ, ये ठीक है, ये एक आपका जो सोचने का एंगल है ये सही है, लेकिन इस विधेयक में कुछ प्रावधान है, उन प्रावधानों को लेकर करके चिकित्सकों को दिक्कत है। क्या प्रावधान है, किन प्रावधानों को लेकर करके दिक्कत है, इसी को आज की चर्चा में हम समझेंगे और दोनों के पक्ष को भी समझेंगे कि राज्य सरकार का क्या पक्ष है और चिकित्सकों का क्या पक्ष है और इससे जो जुड़े हुए अन्य आयाम हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पूरा का पूरा जो आज का टॉपिक है ये खोल दिया है कि भाई किन किन विषयों पर हम बातचीत करने वाले हैं। अब ये महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना दोस्तों कि आखिर इस टॉपिक का आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उपयोग है। तो ध्यान रखिएगा कि जीएस के पेपर 2 में स्वास्थ्य से संबंधित एक शब्द की चर्चा की गई है। यदि आप पेपर 2 का पाठ्यक्रम, मेंस का जो पाठ्यक्रम है जीएस का, उसको यदि आप देखें तो उसमें आपको इसके बारे में जानकारियां मिलेंगी। और साथ ही आज की चर्चा में कुछ आर्टिकल्स, अनुच्छेदों के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, जिसके जरिए आपको पीटी के लेवल पर भी आपकी जो तैयारी है वह बेहतर हो सकेगी। अच्छा कि स्वास्थ्य के संदर्भ में जो अनुच्छेद है वो क्या कुछ कहते हैं, है ना। तो आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। इसका एक ब्रीफ मैंने आपको दे दिया है, लेकिन चर्चा को और आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। 31 मार्च यानी कि कल तक के लिए ही ये एक छूट दी गई है आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो बैच 3 है वह 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है शाम में 6 बजे से। और आपको सुविधा देते हुए इस कोर्स की फी को और कम किया गया है। इसके लिए आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। इस कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस कोर्स में मात्र 16,999 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं और कोर्स की शुरुआत 3 अप्रैल से आप कर सकते हैं एडमिशन लेने के बाद। इसमें कई सारी सुविधाएं हैं, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है। जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बता दूं कि लगभग 13 महीनों की ये कक्षाएं होंगी और जीएस के कंप्लीट पाठ्यक्रम को इसके अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। इसमें अलग अलग विषय के अलग अलग जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो भी शिक्षक गण हैं, वो अध्यापन करेंगे। और साथ ही इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के स्तर पर जो टेस्ट सीरीज की सुविधा है वो भी मुहैया करवाई जा रही है। हैंड रिटेन नोट्स की सुविधा दी जा रही है, 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा दी जा रही है। ये सभी जो फैसिलिटीज हैं वो मात्र इसी कोर्स में आपको अवेलेबल हो रहे हैं, है ना। तो यदि आप 2024-2025 के लिए या फिर उससे भी आगे किसी वर्ष के लिए तैयारी करने वाले हैं तो फिर आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि बहुत उपयोगी है, क्योंकि आज 30 तारीख हो गई है और कल फिर यह जो रियायत है ये रात 12 बजे तक ही मिलेगी। उसके बाद इसका जो शुल्क है वो फिर बढ़ जाएगा। चलिए, अब हम लोग आज की चर्चा को फिर से देखते हैं और पहली बात तो ये समझते हैं कि भाई स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान सरकार ने बीते हफ्ते में पारित कर दिया और राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है ना। पहला राज्य राजस्थान बना है स्वास्थ्य विधेयक पारित करने वाला। ठीक है, बाकी और किसी राज्य में अभी इस तरीके से कोई स्वास्थ्य विधेयक पारित नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा कि यह जो विधेयक है इससे क्या संकेत मिलता है? इससे संकेत मिलता है कि हर व्यक्ति को जो भी राजस्थान में निवास कर रहा है, एवरी रेसिडेंट ऑफ राजस्थान, है ना, हर राजस्थान के निवासी को इस अधिकार का
लाभ मिल सकता है। ठीक है, और इस लाभ के अंतर्गत देखिए क्या क्या गया है कि ओपीडी यानी कि आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है, आपने यदि कभी अस्पताल का चक्कर लगाया होगा दुर्भाग्य से, तो फिर यहां इसका नाम आपने सुना होगा, ओपीडी और आईपीडी, है ना। ओपीडी का मतलब होता है आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट और आईपीडी का मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, है ना। तो यहां पर इन दोनों ही जगहों पर मुफ्त में इलाज की बात की जा रही है रोगियों की। ठीक है, और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि मुफ्त में इलाज तो हम देंगे ही, केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही नहीं बल्कि चयनित निजी स्वास्थ्य अस्पतालों में भी, है ना। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र सहित निजी स्वास्थ्य अस्पतालों में भी इसको मैं चयनित लिख देता हूं, है ना, चयनित, कुछ चुनिंदा, चयनित निजी अस्पताल में ये सुविधाएं मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे प्रावधान किए गए हैं, है ना। आपात काल में बिना भुगतान के इलाज की सुविधा, है ना। इमरजेंसी सर्विसेज तो होती है ना अस्पतालों में, तो वैसे में किसी भी रोगी को इमरजेंसी में यदि ले जाया जाता है तो उसमें विदाउट एनी प्री पेमेंट, बिना किसी प्रारंभिक भुगतान के या अग्रिम भुगतान के, और उसकी चिकित्सा की जाएगी, है ना। ये सब बातें किसके अंतर्गत, इस विधेयक के अंतर्गत की गई हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में चिकित्सकों और सरकारों के बीच में एक तनातनी का माहौल आ गया है। अब यही समझना है कि आखिर क्यों आया है तनातनी का माहौल, चिकित्सकों का क्या पक्ष है। चिकित्सकों का पहला पक्ष यह है कि इससे रोगियों को कोई फायदा नहीं होगा, रोगियों को कोई खास फायदा नहीं, है ना। ठीक है, दूसरी बात ये कही जा रही है कि भाई जो नौकरशाही का अड़चन, है ना, नौकरशाही या लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, जो भी कहें, कि इस हिसाब से जो विधेयक लाया गया है, इस कारण से जो भी निजी अस्पताल हैं या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत अधिक नौकरशाही का रोल यहां पर सामने आ जाएगा। चिकित्सक अपनी बात कुछ कर ही नहीं पाएंगे, चिकित्सक अपने हिसाब से कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक रेगुलेशन जो है बहुत सख्त तरीके से उनके ऊपर लग सकता है ना। यहां पर एक चिंता वाली बात है। तीसरी बात जो है वो ये है कि आपातकालीन सेवा को लेकर अस्पष्टता, है ना। मतलब उदाहरण यह दिया जा रहा है कि आपातकालीन सेवा किसे माना जाए, किसी को हार्ट अटैक हुआ है उसे आपातकालीन सेवा के रूप में देखा जाए, या फिर कोई महिला अपने बच्चे को जन्म देने के लिए 12 बजे रात में आ रही उसको आपातकालीन सेवा के अंतर्गत देखा जाए, इसमें किसको पहले वरीयता दी जाए। तो कई सारे ऐसे पेच हैं जो कि इससे सामने आ रहे हैं और इसको स्पष्ट करने की जरूरत है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि सरकार इस मामले में क्या कुछ अपना पक्ष रख रही है, इस पर भी अभी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है यहां पर ये आपको समझ लेना है ना। आगे इसमें कहा गया है कि रीइंबर्समेंट को लेकर अस्पष्टता, है ना, कि ठीक है इमरजेंसी सेवा में यदि कोई रोगी आता है तो उसका तो बिना भुगतान के इलाज होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए अस्पताल को वो कब मिलेगा और कितना मिलेगा, इसको लेकर के भी कुछ जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि शिकायत निवारण तंत्र जो विकसित करने की बात इस अधिनियम में की जा रही है, शिकायत निवारण तंत्र
को लेकर दिक्कत, है ना। क्या दिक्कत आ रही है भाई? दिक्कत ये आ रही है कि चिकित्सकों का ये कहना है कि जो शिकायत निवारण तंत्र है इसमें सामान्य तौर पर जो राजनेता है या फिर जो नौकरशाह हैं वही शामिल होंगे, है ना। इसमें डॉक्टर्स की कोई भूमिका नहीं है वर्तमान में। और ऐसे में यदि कोई रोगी अस्पताल के अगेंस्ट में, डॉक्टर के अगेंस्ट में शिकायत लेकर करके जाता है शिकायत निवारण तंत्र के पास में, और उस अस्पताल का या उस डॉक्टर का शिकायत निवारण तंत्र से जुड़े किसी राजनेता या नौकरशाह के साथ में पहले से एक मनमुटाव यदि चल रहा है, ऐसे में तो वो हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इसमें इस तंत्र में कम से कम चिकित्सकों को भी शामिल किया जाए सदस्य के तौर पर। ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है। किस लेवल पे? तो चिकित्सकों के लेवल पे। अब जब हम बात करते हैं सरकार के स्तर पर, सरकार अपना पक्ष दे रही है। सरकार का कहना है कि भाई हमने जो यह कानून बनाया है इससे सीधा सा अर्थ निकलता है कि रोगियों को या जनता को, सामान्य जनता को स्वास्थ्य का अधिकार हम दे रहे हैं, है ना। यानी कि अपने स्वास्थ्य के अगेंस्ट में वो अधिकार की डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमें स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए, हमारा अधिकार है। और यह जो भी अस्पताल है, जो भी सरकार है, वह इसके लिए जो भी काम करना है वो करे, है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए हम इसे पीछे नहीं ले सकते, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपातकालीन सेवा को लेकर करके जो एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है उसे और स्पष्ट कर दिया जाएगा, है ना। आपातकालीन सेवा संबंधी प्रावधान स्पष्ट होंगे, इसको और स्पष्ट कर दिया जाएगा, है ना। ये बात कही जा रही है। तीसरी बात यह कही जा रही है कि भाई जो डॉक्टर्स पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कर करके वो डॉक्टर बनते हैं, जिन जमीनों पर अस्पताल खोला जाता है उसमें उनको भारी सब्सिडी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई सहायता नहीं दी जाती है, तो इसका भी उनको ख्याल रखना चाहिए, है ना। तो सब्सिडी की सहायता, सब्सिडी के जरिए डॉक्टर और अस्पतालों को पहले से ही सहायता, है ना। इसके अलावा जो ये एक पक्ष है कि रीइंबर्समेंट को लेकर अस्पष्टता, इसमें भी सरकार का ये कहना है कि इसको भी हम अभी दुरुस्त कर देंगे, इसमें हम और अब स्पष्ट कर देंगे ताकि इसको लेकर करके कोई दिक्कत ना हो। साथ ही जो शिकायत निवारण तंत्र है इसको लेकर के कहा गया है कि 2 IMA के जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल होंगे, सदस्य शामिल होंगे। IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, है ना। इस एसोसिएशन से 2 सदस्य यदि शामिल हो जाएंगे तो जो एक पक्षपात की संभावना है इस मैकेनिज्म में, वह संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। तो सरकार के स्तर पर यह बातें अभी तक की जा रही हैं। चिकित्सकों का यह पक्ष है, सरकार का यह पक्ष है। सरकार ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि हम भाई इसमें कोई कटौती करने वाले नहीं हैं, हम इस विधेयक को हम वापस विथड्रॉ करने वाले नहीं हैं, है ना। और यहां तक की चेतावनी दी गई है सरकार के द्वारा कि जो भी ऐसे चिकित्सक है जो कि सरकारी चिकित्सक है वो इस तरीके से इसमें शामिल हो रहे हैं तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। यहां तक कि दोस्तों ध्यान रखना कि जो राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग है उसने भी सरकार से जवाब तलब किया है, नोटिस दिया है कि भाई बताइए आप ऐसी सिचुएशन में क्या कदम अपना रहे हैं, है ना। ये सब बातें यहां पर आपको समझने की जरूरत है। इसके अलावा यहां पर एक चीज और मैं आपको बताऊं कि राज्य सरकार ने कुछ कोर्ट्स का हवाला भी दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक निर्णय दिया गया था और उस निर्णय में यह कहा गया था
कि जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको आपातकालीन सुविधाएं बिना किसी प्रारंभिक भुगतान के शुरू कर देनी चाहिए। कोई भी रोगी यदि वहां पर आता है तो इमरजेंसी में यदि उसको शामिल किया जाता है, लाया जाता है, तो ये नहीं वेट करना है कि भाई अच्छा पहले भुगतान कीजिए तब हम आपका इलाज शुरू करेंगे, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि नहीं, आपको इलाज शुरू कर देना चाहिए, तो उसका भी लिहाज करने की जरूरत है। ये राज्य सरकार ने अपना एक एंगल दिया है। इसके अलावा कोई ऐसा केस आता है जिसमें मेडिकल और लीगल दोनों मामले हैं, है ना। जैसे नहीं होता है कि भाई किसी को गोली लग गई है या फिर कोई व्यक्ति आग से जल गया है तो उसमें मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं। एक्सीडेंट यदि हो गया है रोड पर तो वो सब लीगल, मेडिकल और लीगल दोनों ही वो मामले हो जाते हैं। तो कई बार जो अस्पताल है वो आनाकानी करने लगते हैं कि भाई एक बार पुलिस से वेरिफिकेशन हो जाए देन फिर हम आगे इलाज शुरू करेंगे। तो यहाँ पर भी ये सचेत किया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पहले आपको इलाज शुरू कर देना है ना। तो ये सब बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। इसके अलावा एक और जो मामला था उसमें पश्चिम बंगाल में वह इशू आया था जिसमें पश्चिम बंग जो खेत मजदूर और पश्चिम बंगाल राज्य के बीच में एक विवाद हुआ था, और उस विवाद को जब कोर्ट में ले जाया गया था तो उसमें फैसला आया था 1996 में कि भाई इस संदर्भ में इस बात का ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य लाभ देना सरकार का क्या है, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इससे सरकार पीछे नहीं हट सकती। तो इन मामलों को यहाँ पर राजस्थान सरकार ने पक्ष के तौर पर पेश किया है कि हम इसी आधार पर हम इस बिल को पारित कर रहे हैं ताकि हम जो स्वास्थ्य का लाभ मिलना चाहिए हमारी राज्य की जनता को वो अच्छे से मिल सके और वे अच्छे से जीवन यापन कर सके, है ना। तो ये सब कुछ तर्क यहाँ पर राज्य सरकार के स्तर पर भी रखे जा रहे हैं और चिकित्सकों के स्तर पर जो बातें कही जा रही हैं वो तो मैंने आपको बताया ही, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा दोस्तों ये समझने की जरूरत है कि इस पूरे मामले को यदि हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो भारतीय संविधान क्या कहता है। क्या भारतीय संविधान में स्वास्थ्य का अधिकार को लेकर करके स्पष्ट तौर पर कुछ कहा गया है? आप विचार कीजिए, पहले मैं फिर आपको बताऊंगा। विचार किया, क्या आपके मन में आंसर आया, हाँ या ना? इसका आंसर होगा ना। भारतीय संविधान में स्पष्ट तौर पर स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर करके कुछ भी नहीं कहा गया है ना। तो भारतीय संविधान स्पष्ट तौर पर स्वास्थ्य के अधिकार की बात नहीं करता, है ना। ये तो है, लेकिन 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 अब यहां पर एक अनुच्छेद आ जाता है और इसका नाम है अनुच्छेद 21। अब मामला कुछ अलग हो गया, क्योंकि अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, है ना, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, है कि नहीं। तो इसको यदि एक्सपैंड किया जाए, इसको यदि थोड़ा सा विस्तार दिया जाए तो स्वास्थ्य का भी अधिकार इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है ना। ऐसे में यदि राज्य स्वास्थ्य के अधिकार की बात कर रहा है, वो अधिनियम के माध्यम से दे रहा है, तो इसमें बुरा क्या है कि नहीं। तो इस लिहाज से इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 38 कहां पर है? डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसमें कहा गया है कि राज्य जो है लोक कल्याण का प्रयास करेगा, है ना। लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर की बात की जा रही है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं, मतलब ये बाध्यकारी नहीं है कि एकदम उसको करना ही करना होगा। नीति निर्देशक तत्व में ये बातें कही गई हैं, तो राज्य को ये प्रयास करना चाहिए। और इस लिहाज से भी यदि राजस्थान सरकार ये प्रयास कर रही है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 47 में भी कहा गया है कि पोषण स्तर के सुधार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, है ना, और सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ,
सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर करना, ये सब बातें अनुच्छेद 47 में की गई हैं। तो यदि सरकार के स्तर पर सरकार ने ये सब मामलों में अपना पक्ष दिया है ना, ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं संविधान में जो बातें कही गई हैं और राजस्थान सरकार के स्तर पर इसके आधार पर जो तर्क दिए जा रहे हैं उसको मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो इन आधारों पर भी ये कहा जा रहा है कि भाई डीपीएसपी में भी ये बात कही गई है, तो राज्य सरकार यदि इस तरीके से कानून पारित कर रही है तो इसमें क्या बुरा है ना। तो ये सब कुछ यहाँ पर एंगल निकल कर करके सामने आते हैं। हालांकि इसके विपक्ष में कुछ ये भी तर्क दिए जा रहे हैं कि अच्छा ठीक है, स्वास्थ्य के अधिकार की तो बात आर्टिकल 21 में हो गई, शिक्षा का भी तो अधिकार दिया गया था, जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को पारित कर करके, और आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार भी तो शामिल किया गया। लेकिन शिक्षा के अधिकार को लेकर करके वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या जिस व्यक्ति को इस अधिकार का लाभ मिलना चाहिए था, वास्तविकता में वह व्यक्ति इस अधिकार का लाभार्थी है? उसको लाभ मिल पा रहा है? ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहां पर भी कई सारी ऐसी गतिविधियां देखी जाती हैं जहां पर नौकरशाही के कारण या फिर लाल फीताशाही के कारण अक्सर इससे संबंधित जो वंचना की गतिविधियां हैं वो सामने आती हैं, है ना। तो व्यापक स्तर पर इसको देखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट भी कर दूं कि ऐसा नहीं है कि हर जगह पर, हर राज्य में या हर क्षेत्र में नौकरशाही खराब ही काम कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ कुछ जो ऐसे उदाहरण हैं वो सामने आ जाते हैं जिसके कारण पूरी की पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगने लगता है। इसलिए सबसे पहले उसको दुरुस्त करने की जरूरत है ना। यानी कि जिसको वांछित लाभ मिलना चाहिए, स्वास्थ्य का वांछित लाभ सबसे पहले जिसको मिलना चाहिए, एकदम ग्राउंड लेवल पर जो व्यक्ति है उसको सबसे पहले इसका लाभ मिलना चाहिए, है ना। जो धनाढ्य है, जिसके पास सब कुछ है ही, उसको यदि एक अस्पताल में नहीं दूसरे अस्पताल में चला जाएगा, है ना, इस राज्य में नहीं उस राज्य में वो चला जाएगा, उसको क्या दिक्कत है ना। तो यहां पर प्रश्न वाली बात यही है कि इसको कैसे मॉनिटर किया जाता है ना। इस अधिनियम को लागू करने से संबंधित जो भी क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को भी समाधान निकालने की कोशिश करनी होगी राज्य सरकार को, है ना। और जहां तक बात है चिकित्सकों को, तो चिकित्सकों को भी यहां पर थोड़ा पूरे मामले को समझते हुए और जो भी वाजिब समाधान है उसके लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर करके बात करनी होगी। जाहिर सी बात है, अभी जो राजस्थान में चिकित्सकों ने हड़ताल की, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि भाई उन्होंने अपने अधिकार को लेकर करके अपनी आवाज उठाई, तो इसमें कोई ऐसा गलत बात भी नहीं है, अपने अधिकार के लिए वो डिमांड कर रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार का जो पक्ष है उसने कहा कि नहीं, जो आप डिमांड कर रहे हैं ये अवैध है, क्योंकि आपकी जो डिमांड है वो हमने पहले से ही उसको अमेंड कर दिया है, उसको फुलफिल कर दिया है ना। अब यहां पर एक तनातनी की जो स्थिति है, इस तनातनी की स्थिति को सुधारने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि इसका अल्टीमेट जो नुकसान है वो किसको उठाना पड़ रहा है? क्या चिकित्सकों को? क्या राज्य सरकार को, राज्य मंत्रिपरिषद को? नहीं, जो आम जनता है उसको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। और यहां पर दोनों ही पक्षों को समझने की जरूरत है। आपातकालीन सेवा ही नहीं काम कर रही है, सारी जो स्वास्थ्य मशीनरी है वो ठप पड़ गई है, तभी तो मानवाधिकार आयोग को सामने आना पड़ा, नोटिस भेजना पड़ा, है ना। तो यहां पर इन सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए एक निर्णायक जो रूप है वो अख्तियार करने की आवश्यकता है। बहरहाल आज की चर्चा में मैंने कोशिश की है कि राजस्थान राज्य सरकार के स्तर पर जो बातें की गई हैं, चिकित्सकों का जो पक्ष है, भारतीय संविधान इस पूरे मामले में क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर क्या निर्णय लिए गए हैं, इनका मैंने आपको एक संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि यह चर्चा आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको यह चर्चा पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही आप इस सेशन को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।